बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। गुज़िश्ता कई दिनों से हमारा शो नहीं हो रहा था और कुछ हमने शोज़ ऐसे किए कि जो आपने जो रिकॉर्डेड हमारे शोज़ थे, कुछ आपने हमारे लियारी के शोज़ देखे, लेकिन इसी दौरान जी टीवी में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और वाक़या ये था कि हमारे बहुत ही हरदिल अज़ीज़ दोस्त और हमारे DOP कामरान हुसैन साहब जो है वो खालिक हकीकी से जा मिले। चूँकि हमारा शो इन दिनों नहीं हो रहा था, इसलिए चूँकि हम जब दूसरे लोगों की जब उस दिन के हवाले से जो मेमोरीज़ होती हैं उनको शेयर करते हैं, उनकी याद को शेयर करते हैं, तो ये हमारी जी टीवी के फैमिली मेम्बर्स का हम पर हक़ है कि उनकी इस तरह के जो वाक़यात हैं, जो अफसोसनाक वाक़यात हैं, जो एक मैं तो उसको हादसा ही कहूँगा कि एक जवान मौत थी जो कामरान हुसैन की सूरत में हुई। क्योंकि इन्हीं कैमरों के पीछे जिससे इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, अक्सर और बेशतर कामरान हुसैन ना सिर्फ खड़े होते थे बल्कि साथ साथ हमारे जितने भी कैमरामैन होते थे इनकी ड्यूटीज़ भी वो असाइन करते थे, क्योंकि बड़ी अहम और ज़िम्मेदार पोस्ट पे कामरान हुसैन मौजूद थे। कामरान हुसैन आज हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन जी टीवी के वो तमाम जो मेंबर्स हैं कि जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी तरह कामरान हुसैन हमेशा हमारी यादों में महफूज रहेंगे। और हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला कामरान हुसैन की आगे की जो मनाजिल हैं उनको आसान फरमाएँ, उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ और उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता। क्योंकि हमारा शो नहीं हो रहा था, इसलिए ताज़ियत करना जो है हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता था। लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है और प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, बल्कि साथ साथ इंडिया को हज़ीमत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा, ना सिर्फ दौरे आयरलैंड में कि जहाँ उनको 2 T20 मैचेस में शिकस्त का मुँह देखना पड़ा, बल्कि इसके साथ साथ इंग्लैंड के खिलाफ भी उनको 5 T20 मैचेस की सीरीज़ में वाइट वॉश का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहला T20 मैच बारिश की नज़र हो गया था। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ही फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं और मुख्तलिफ मैनेजरियल पोजीशंस पे उन्होंने जो है वो ना सिर्फ रीजन को बल्कि अपने डिपार्टमेंट को सर्व भी किया है। और अभी जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट का और फर्स्ट क्लास सीज़न का आगाज़ हो रहा है, इसमें भी इनका डिपार्टमेंट जो है इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता नज़र आएगा। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए इन्होंने दिए और स्टेट ऑफ द आर्ट जो इन्होंने ग्राउंड बना के दिया अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए, वो भी यकीनी तौर पर कराची की खूबसूरती में बहुत इजाफा करता है। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम सलाम अली भाई, आपके खूबसूरत अल्फाजों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जनाब सर हम बार बार बात करते हैं कि जी टीवी एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं और हम बड़े अपने आप को ब्लेस फील करते हैं कि ना सिर्फ हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे ब्यूरो चीफ्स हैं, जो हमारे करस्पॉन्डेंट हैं, वो ना सिर्फ पॉलिटिकल बीट्स पे ना सिर्फ गहरा नज़र रखते हैं, उबूर रखते हैं, बल्कि साथ साथ जो हमारी स्पोर्ट्स की न्यूज़ है उन पर भी बड़ी उनकी गहरी निगाह रहती है। इस्लामाबाद से हमें मुश्तबा हसन ने ज्वाइन किया, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अली भाई। मुश्तबा, सबसे पहले तो अब बात कर लेते हैं। आज पाकिस्तान की टीम रवाना हुई है और पाकिस्तान की टीम जिस तरह बाबर आजम की क़यादत में रवाना हुई है, 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को ट्रिनिडाड एंड टोबागो में खेलने हैं। क्या क्या उम्मीद क्या लगाई जा सकती है पाकिस्तान की टीम के साथ कि जिन हालात में पाकिस्तान में बाबर आजम को कप्तानी दी गई है, किसी को उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान में जाके जो है वो अच्छे खेल का मुजाहरा करेगा, अगर ड्रॉ भी कर ले तो जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी इसको समझा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम अगर कप्तानी की बात करें तो बाबर आजम को कप्तानी दी नहीं गई बल्कि ज़बरदस्ती थोपी गई है, क्योंकि इस वक्त करंट पाकिस्तान टीम में कोई एक ऐसा प्लेयर आपके पास मौजूद नहीं था जो कप्तानी का सर जो है कप्तानी अपने सर पे लेना चाह रहा था। बाबर आजम ने मुश्किल हालात में, जिस तरह भी जो भी हालात हमारे तजात के मुताबिक 3 से 4 लोग उनके घर गए, उनकी मिन्नतें की कि आप कप्तानी ले लें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त मुश्किल हालात में और कुछ लोगों की नौकरी जो है वो बिल्कुल दांव पे लग चुकी है, क्योंकि मीडिया की सारी नजरें जो हैं अब उन 2-3 लोगों पर बर्जुमान थी कि वो क्या कर रहे हैं। आखिर सब चेंजेस हो रही हैं, कप्तान चेंज हो जाता है, टीम चेंज होती है, लेकिन आखिर कौन से नासिर है जो इन सेलेक्टर्स को बचा लेता है हमेशा से? वो सेलेक्टर्स जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट में इस वक्त बैठे हुए हैं, आखिर वो क्यों नहीं तब्दील होते? तो इतनी सारी चीज़ें के बाद बाबर आजम को कप्तानी दे दी गई। टीम ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस भी की है और इस प्रैक्टिस के दौरान हमने देखा कि सिनेरियो मैचेस खेले गए जिसमें प्लेयर्स को ये नहीं कहा गया कि आपने स्कोर करना है, इतनी देर क्रीज पे करना है। उनको 90 जो मिनट है यानी 1.5 घंटा उनको क्रीज पर ठहरने का कहा गया था और यानी अगर हर प्लेयर 90 मिनट ठहरता है तो 2 दिन लगते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आउट होने में। तो मेन टास्क उनको ये दिया कि आपने 2 दिन बैटिंग करनी है। तो बॉलिंग पर अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा आमिर जमाल भी बॉलिंग कर रहे थे,
फिर नसीम शाह के छोटे भाई है, वो भी वहाँ पे बॉलिंग करते हुए नजर आए। साजिद खान को हमने बॉलिंग करते हुए देखा, और पिंडी में जिस तरह की स्कॉचिंग हीट में कहूँगा, टेम्परेचर जो +40 के आसपास था, वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सख्त ट्रेनिंग सेशन में 2 दिन ट्रेनिंग की है, और जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वेस्ट इंडीज़ रवाना तो हो चुकी है। ज़्यादा उम्मीदें मुझे इसलिए नहीं लगती क्योंकि पाकिस्तान का हम हालिया रिकॉर्ड देखें, चाहे वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, पाकिस्तान टीम जो है वो मुसलसल उसका ग्राफ जो है वो नीचे आता जा रहा है। हम बात करें कोच की, हम बात करें कप्तान की, हम बात करें अपने टॉप ऑर्डर की, हम मिडिल ऑर्डर की बात करें, बॉलिंग में हम बात करते हैं, हमारे पास कोई एक ऐसा कोई बॉलर हमें नजर नहीं आता पूरी टीम में पाकिस्तान की जो टेस्ट मैच की 20 विकेटें हासिल करने की सलाहियत रखता हो। मोहम्मद अब्बास एक ऐसे बॉलर हैं जो मुझे लगता है उस कंडीशन में कामयाब हो सकते हैं अगर उनका दूसरे एंड पे साथ दिया खुरम मंजूर ने। उनका डेब्यू भी वेस्ट इंडीज में डेब्यू भी हुआ है, तो अब्बास का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वेस्ट इंडीज में किसी हद तक का बेहतर भी है। ज़रा भाई आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि आकिब जावेद का एक स्टेटमेंट आया कि 5 में से अगर जो है वो एक टेस्ट मैच भी जीत जाते हैं बाबर आजम, तो उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन 5 टेस्ट मैचेस के बाद बाबर आजम की कप्तानी के मुस्तकबिल का फैसला होगा। तो बाबर आजम अभी भी जो है वो मुस्तकिल बुनियादों का हल नहीं है बतौर कप्तान। देखें, पहली बात तो ये है कि आकिब जावेद ये क्यों सोचते हैं कि हम 5 में से एक मैच जीत जाएं। मेरा ख्याल है कि हमारी टीम वेस्ट इंडीज़ से बेहतर टीम है इस वक्त, नो डाउट। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर देखें, सिनारियो थोड़ा चेंज हो रहा है कि वेस्ट इंडीज़ जो है उससे हार जाती है, क्या नाम है, न्यूजीलैंड से, और सॉरी इंग्लैंड हार जाती है न्यूजीलैंड से, और न्यूजीलैंड हार जाती है वेस्ट इंडीज़ से, फिर श्रीलंका हार जाती है वेस्ट इंडीज़ से। मगर पाकिस्तान की टीम बेहतर है क्योंकि वहाँ पे देखें स्पिन पिचेस नहीं होती। वो तो फिर वनडे था ना, टेस्ट मैच तो नहीं था वो, टेस्ट मैच नहीं था मगर क्रिकेट का पार्ट था। तो अब एक चीज़ देखें कि पाकिस्तान जो है, नो डाउट वेस्ट इंडीज़ से बहुत अच्छी टीम है इस वक्त, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, अभी उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही कि पाकिस्तान के पास ऐसे बॉलर नहीं है जो 20 खिलाड़ियों को आउट करे, मगर अब्बास और दूसरा क्या नाम है, हुसैन तलत नहीं, आमिर जमाल गए, खुर्रम शहजाद गए, उबैद शाह। देखें, पाकिस्तान कैंप में खुर्रम शहजाद ने सबसे अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है, और उबैद शाह को मेरी समझ में नहीं आता कि जो है वो डोमेस्टिक में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तो आप उनको टेस्ट क्रिकेट के अंदर कैसे लेके गए मुझे नहीं पता। मगर आमिर जमाल नो डाउट में अच्छे प्लेयर हैं और खुर्रम शहजाद अच्छे हैं। आपके पास जो है वो मोहम्मद अब्बास सरप्राइज दे सकते हैं। देखिए, वहाँ पे जो है ना आपको घास वाली पिचेस मिलेगी और हार्ड पिचेस मिलेगी, तो मैं समझ रहा हूँ हमारे ये बॉलर कारआमद रहेंगे और हमारे बैट्समैन जो है इन पिचेस पे रन्स करेंगे। और आप जब जिसको आप लेकर गए अब्दुल्ला फजल जो है स्ट्रोक प्लेयर है और वो उड़ती हुई बॉलों को अच्छा खेलता है। फिर बाबर आजम का कप्तान बनाना मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइन बात ज़रूर है, और बाबर आजम के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मगर ये भी सोचना चाहिए कि जब हम साउथ अफ्रीका से एक मैच हारे थे और हम मुल्तान के अंदर हारे थे, तो उस वक्त जो है कोच आकिब जावेद थे। आकिब जावेद ने अपने इंटरव्यू के अंदर उसकी मिसाल दी है कि वो मैच हम जीत सकते थे और शान मसूद की ये गलती थी, मुल्तान में भी ये गलती थी, तो आप पीछे बैठ के क्या कर रहे थे? आप एज ए कोच जो है क्यों आगे जो है अपना मैसेज कन्वे नहीं कर रहे थे? तो इसके उन मैचों का जिम्मेदार सिर्फ शान मसूद कैसे हो सकता है? तो बाकी अच्छा, अभी आपने अब्बास की बात की, अब्बास आपके साथ आपके डिपार्टमेंट से ही खेलते हैं, पूरा सीजन आपने उनको बॉलिंग करते हुए देखा है, इस वक्त स्पेयर हेड का रोल वह सीनियर बॉलर हैं, वे दौरे वेस्ट इंडीज, उनसे बड़ी उम्मीद है। क्या लगता है अब्बास से जो तवक्कात वाबस्ता है किस हद तक वो पूरा करने की सलाहियत रखते हैं उन पिचेस को देखते हुए, और आपने पूरा सीजन अब्बास को देखा है उसको देखते हुए? देखें, अब्बास को मैंने हमेशा देखा, बड़े मेहनती खिलाड़ी हैं, ठीक है। आप यकीन करें कि आज के दौर के अंदर का यंग लड़का जो है 20 से 25 ओवर नहीं कर सकता डोमेस्टिक के अंदर, मगर अब्बास जो है में ये क्वालिटी है कि 20 से 25 ओवर निकाल देते हैं। अगर वो जब ओवर करना शुरू हो जाते हैं तो 7-8 ओवर का स्पेल कर देते हैं कंटिन्यू, ठीक है, और वो मेहनत करते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो है मुझे अब्बास से बहुत उम्मीद है, क्योंकि अब्बास में एक जोश और जज्बा भी है। अभी 3-4 दिन पहले मेरे मोहम्मद अब्बास से बात भी हुई और उसने मुझे यही कहा कि आप दुआ करें कि मैं पाकिस्तान को मैच जितवा के आऊँ, और मुझे उम्मीद है। देखें, हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, हमें ये नहीं उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी टीम इतनी गए गुजरी कि हम एक मैच जीत जाएँ। हमें प्रॉब्लम आएगी इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इंग्लैंड में जो है गेंद सिम होता है, वहाँ पे स्विंग नहीं होता। अब इंग्लैंड ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज की थी, जो उन्होंने बैटिंग पिच की तरफ और स्पिन की तरफ जब आए थे तो इंग्लैंड को खुद नुकसान हुआ था, वो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को और दूसरी टीमों को हो गया था। मगर अब जो है इंग्लैंड मेरे ख्याल है सिम और स्विंग के ऊपर जाएगा, और क्योंकि वहाँ का वेदर भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो इंग्लैंड को एडवांटेज ज़रूर होगा। पाकिस्तान को मुश्किलात पेश आ सकती है, मगर पाकिस्तान के चंद खिलाड़ी जो काउंटी खेलते हैं उनको इस बात का एडवांटेज है।
ठीक है, बिल्कुल सही है। दौरा इंग्लैंड की बात की है तो जो हमारे ज़रा हैं वो ये बताते हैं कि यूनुस खान को दौरा इंग्लैंड में बैटिंग कंसल्टेंट की जॉब की ऑफर जो है वो की जा चुकी है। अब ये यूनुस खान के ऊपर है कि उसको वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। लेकिन ये मैं बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ अपने प्रोग्राम के तवज्जुद से कि दौरा इंग्लैंड के लिए यूनुस खान की खिदमत जो है बतौर बैटिंग कंसल्टेंट जो है वो हासिल की जा सकती है। और आपके इल्म में भी है कि यूनुस खान इस वक्त इंग्लैंड में ही जो है वो मौजूद भी हैं। अब ये बताइएगा मुश्तबा कि आपने पूरा ये कैंप देखा होगा और इन कैंप में आपको क्या पॉजिटिविटी नजर आई, क्या बदलाव नजर आया कि कप्तान के बदलने से क्या टीम का माहौल आपको नजर आया, क्या उम्मीद जो है वो की जा सकती है? क्योंकि कहते हैं कि अगर आपका लीडर चेंज होता है तो पीछे जो आपकी जो लड़ने वाले लोग हैं उनके भी साइकी और उनकी भी जो सोच है उसमें तब्दीली आ जाती है। जी बिल्कुल, हमने बिल्कुल रावलपिंडी में देखा जब खिलाड़ी यहाँ पे पाकिस्तान टीम के प्रैक्टिस कर रहे थे तो खुशगवार माहौल में प्रैक्टिस हो रही थी। मौसम बहुत गर्म था लेकिन उसके बावजूद जो खिलाड़ी थे वो अपनी एफर्ट करते हुए नजर आए थे। इसकी खास वजह यह है कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे थे जो अपने मौके के इंतजार में होते हैं पाकिस्तान में। आमिर जमाल काफ़ी अर्से बाद टीम में वापस आ रहे हैं, फिर उबैद शाह को मौका दिया गया। कई ऐसे प्लेयर हैं जो अब पहली दफ़ा पाकिस्तान टेस्ट टीम स्क्वाड का हिस्सा बन रहे हैं, फिर उनको मौके नहीं मिलते। अगर मौका टीम में जगह बना लेते हैं तो बेंच स्ट्रेंथ बन जाते हैं और प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाते। लेकिन हमने इतनी गर्मी में +40 का टेम्परेचर था और धूप गर्मी के बावजूद वहाँ पे खिलाड़ियों को मेहनत करते हुए देखा और बड़ा खुशगवार माहौल में बाबर आजम जिस तरह प्लेयर्स के साथ प्लेयर्स को लेकर चलते हैं, मेरे ख्याल से बतौर बैट्समैन तो वो ऑलरेडी मैं कहूँ टेस्ट मैच के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वनडे के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन बतौर कप्तान वो बड़े मेरे ख्याल से अच्छे कप्तान भी साबित हो सकते हैं क्योंकि उनका जो टीम के साथ माहौल है वो बड़ा अच्छा है। और शान मसूद की ये बात है कि थोड़ा सा वो अपने आप को रिजर्व रखते हैं बाकी प्लेयर्स की निस्बत और उनका थोड़ा सा एक इगोइस्टिक नेचर है। लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम के आने के बाद टीम का जो माहौल है उसमें बेहतरी ज़रूर नजर आएगी। उसकी खास वजह यह है कि बाबर आजम खुद जो है वो लाहौर से, और लाहौर के लोग आपको पता है कितने हंसमुख होते हैं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम की अगर ओवरऑल बात करें, नई टीम है, नया कम्बिनेशन बनेगा, नया कम्बिनेशन जब बनता है तो बाबर आजम को भी अब नई कप्तानी दी गई तो बाबर आजम भी एक्स्ट्रा मेहनत करते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने इस बात का इतराफ भी किया कि पिछली बार कप्तानी में उनसे गलतियां हुई थी, इस दफा उसको बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। और जहां तक ये बात है आकिब जावेद के 5 मैच में से 1 मैच जीत जाना वर्ल्ड कप के बराबर होने के, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है वेस्ट इंडीज में बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया कि इंग्लैंड में हो सकता है पाकिस्तान टीम को मुश्किल आ जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि कंडीशन ऐसी होती है। फिर जब भी एशियाई जो मुल्क टीमें होती हैं वो इंडिया जैसे हो गया या पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जब इंग्लैंड जाता है तो वहां पे उनको थोड़ी सी मुश्किल हाथ में कंडीशन में एब्जॉर्ब होना या एडजस्ट होना थोड़ा सा टाइम लगता है। इस पे भी आता हूं, पाकिस्तान स्क्वाड पे भी बात करते हैं क्योंकि इस पे भी बात करना बड़ा जरूरी बन जाता है कि ब्रेंडन मैककलम जो इंग्लैंड के रेड बॉल के कोच थे उनको भी अभी सैक कर दिया गया है। फिर साथ साथ बैन स्टोक्स जो है उनको भी कप्तानी से हटाया गया है। तो पाकिस्तान को इसका किस हद तक एडवांटेज होगा कि नया कप्तान होगा, नया रेड बॉल का कोच होगा, तो क्या पाकिस्तान को इसका एडवांटेज मिल सकेगा? यानी ये अपने दोनों मौजूद मेहमानों से भी जानेंगे और साथ पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो भी आपको दिखाएंगे कि कौन सी पाकिस्तान की टीम जो सिलेक्ट की गई है जो दौरा वेस्ट इंडीज और दौरा इंग्लैंड के लिए जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान होने वाली टेस्ट सीरीज को, कि जहां पे सीरीज के 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे और दोनों के दोनों टेस्ट मैचेस ट्रिनिडाद एंड टोबागो में खेले जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान को 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए इंग्लैंड रवाना होना है। इस सीरीज के लिए, दोनों सीरीज के लिए जो पाकिस्तान का स्क्वाड है वो किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, एक नजर जरा फिर डालते हैं इस स्क्वाड के ऊपर कि कौन कौन से खिलाड़ी पाकिस्तान का हिस्सा बने। बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, इसके साथ साथ आमिर जमाल जो है वो टीम का हिस्सा हैं। फिर अब अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मुल्तान से इनका ताल्लुक है, अजान उवैस, इमाम उल हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली फास्ट बॉलर, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद उवैस जफर इनका SNGPL और फैसलाबाद से ताल्लुक है, मोहम्मद गाजी गौरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शान मसूद, उबैद शाह जैसे खिलाड़ी जो है वो इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो इस स्क्वाड आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है। ज़ेर भाई, इसमें बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर हैं, जिससे मोहम्मद अब्बास का नाम इसमें फहरिस्त में आखिर में था। बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो आपके डिपार्टमेंट से भी खेले हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको आपने इस सीजन में देखा भी है। ये बताएंगे टीम आपके ख्याल में क्या दुरुस्त सेलेक्ट हुई है? इससे बेहतर टीम मेरे ख्याल से सिलेक्ट नहीं हो सकती थी। मुझे उबैद के ऊपर थोड़ा सा डाउट इसलिए है कि उसको उन्होंने PSL के अंदर देखा है, मगर फर्स्ट क्लास के अंदर उसकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास ऐसा लग रहा है कि जिससे पीछे कोई खैप ही नहीं है फास्ट बॉलर की, तो इसलिए जो एडजस्ट कर रहे हैं।
अदरवाइज जो है बाकी टीम सारी सही है। ठीक है, लेकिन ज़हीर भाई आप, चूंकि मैं आपसे इसलिए सवाल ये कर रहा हूं कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट करीब से देखी है और बहुत करीब से आप प्लेयर्स को जानते भी हैं, आपने कहा टीम ये सही सिलेक्ट हुई है। अगर इस तरह आकिब जावेद साहब बात करते हैं कि जो 85% डाटा के ऊपर टीम होगी, 15% उसमें सिलेक्टर का रोल होगा, अगर हम डाटा पे ही अगर बात कर लेते हैं तो जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेली गई है उसमें जो टॉप के 12 बैट्समैन हैं, मिडिल ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं तो चौथे नंबर पे साद खान मौजूद हैं जिन्होंने 9 मैचेस में 800 से ज्यादा रन स्कोर किए, 3 सेंचुरियां, 3 मिस सेंचुरियां उनके स्कोर में शामिल हैं। और अगर कंपैरिजन करते हैं उवैस जफर का, तो उवैस जफर 12वें नंबर पे मौजूद हैं जिन्होंने 9 मैचेस में तो कुछ 600 से ज्यादा रन स्कोर किए, 3 मिस सेंचुरियां, 2 सेंचुरियां उवैस जफर की हैं। तो क्या अगर डेटा पे टीम बन रही है तो मिडिल ऑर्डर में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले साद खान जो भावलपुर से गेस्ट प्लेयर भी खेलें, क्या आप नहीं समझते कि उनका हक बनता था अगर डेटा के ऊपर टीम बन रही है? और अगर फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, शाहनवाज धानी कहां पर है इस टीम के अंदर, फिर इसके साथ साथ जो कराची के बॉलर हैं उमर खान, वो कहां पर हैं इसके अंदर? तो अगर डेटा पे टीम बन रही है तो फिर किसी के लिए अलग रूल है, किसी के लिए अलग रूल है। मैं बिल्कुल, ये बात आपने सही कही है कि साद खान नो डाउट बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, ठीक है, और उनकी नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस थी। मगर मुझे लग रहा है कि जब उनका जो कनेक्शन टूटा था, जब उनको ड्यूरिंग ट्रॉफी वापस भेज दिया था हैदराबाद, तो बाकी मैचेस वो खेल नहीं सके थे। मगर इसके बावजूद अवैस जफर के मुकाबले में उनके रन फिर भी ज्यादा हैं और उनका हक बनता था। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि आकिब जावेद ने ये क्यों कंसिडर नहीं किया साद खान को। साद खान एक अरसे से रन्स कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं और मुस्तकिल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर हम एक अच्छे प्लेयर को चांस नहीं देंगे तो एक वक्त पे आके वो टूट जाएगा। उसी तरीके से जैसे आपको पता होगा साद अली जिसने 1000 रन किए थे, उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शारजा में मैच खिलाया पाकिस्तान ने, दुबई में, और उसको 7वें नंबर पे बैटिंग कराई। उसके बाद एक मैच खिलाने बाद उसे घर भेज दिया। आज वो अमेरिका से खेल रहा है, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम खिलाड़ियों को ज़ाया कर देते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात कि साद खान की जगह बनती थी। अच्छा मुस्तफा, ये तो मैंने अगर स्टैट्स के ऊपर, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी निगाह है क्रिकेट के साथ साथ दीगर जो स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट्स उस पर भी आप बड़ी तफसील के बड़ी बोल्ड एंड ब्लंट गुफ्तगू करते हैं। अगर स्टैट्स के ऊपर आकिब जावेद साहब एम्फेसाइज करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर स्टैट्स के ऊपर एम्फेसाइज करता है, ये तो चले धानी का मैंने जिक्र कर दिया, साद खान का मैंने जिक्र कर दिया, कराची के जो फास्ट बॉलर उमर खान उनका जिक्र मैंने कर दिया, लेकिन साथ साथ अगर नंबर 1 पे अली उस्मान है, उनका सिलेक्शन हो गया क्योंकि वो नंबर 1 पर है, तो नंबर 2 पे जो साकिब खान है जो कराची के फास्ट बॉलर हैं, जो दौरे बांग्लादेश में जाते जाते टीम के साथ रह गए, उनको किस बेस पे ड्रॉप कर दिया? फिर हम्माद बट क्यों लेके गए आप बांग्लादेश? और बगैर खिलाड़ी को तीसरी मर्तबा 2016 में वो टीम के साथ गए, बगैर खेले वापस आ गए, 2020 में वो टीम के साथ गए, बगैर खेले वापस आ गए, 2026 में वो बांग्लादेश गए टीम के साथ, बगैर खेले वापस आ गए। तो ये डाटा पे अगर टीम बन रही है तो फिर किस तरह से डाटा पे टीम बन रही है? देखिए अली भाई, अहमद बट के साथ एक और प्लेयर रोहिल नजीर, वो भी हमेशा वो तो स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है ना अभी। प्लेइंग 11 में मैं आ रहा हूं, अगर इस तरह बात करते हैं तो फिर साद खान कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के नंबर 1 बैट्समैन है, नंबर 1 विकेटकीपर हैं, तो वो भी नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि बैट्समैन और बॉलर इन्होंने किस तरह लिए हैं। देखिए अगर पूरी पाकिस्तान की टीम को हम देखें ना, तो पाकिस्तान की सिलेक्शन हमेशा से सबको हैरान करती है। ये कोई नई बात नहीं है, अनोखी बात नहीं, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा और ये आगे भी होता रहेगा इस तरह। चाहे सिलेक्टर आकिब जावेद होगा या कोई भी होगा, वो बात वही है ना कि हम बात करते हैं आकिब जावेद आपकी क्या परफॉर्मेंस है, तो वो कहता है मिसबा को भी आए हुए 6 महीने हुए, इसको आए हुए साल हो गया, तो वो अपने पे बात नहीं करता। तो मुझे हमेशा से पाकिस्तान सिलेक्शन पे हैरत ज़रूर होती है कि आपने किस बुनियाद पर एक प्लेयर को ले आते टीम में, फिर उसको प्लेइंग 11 में रखना है नहीं रखना, 15 के साथ उसको स्क्वाड के साथ रखते हैं और टीम में उसकी जगह नहीं बनती। अभी जितने भी आपने नाम लिए, यकीनी तौर पे वो अपने डिपार्टमेंट के या अपने इलाके के बेहतरीन प्लेयर्स होंगे, लेकिन असल में सिलेक्शन यहाँ पे होती है हमारी नापसंद पे। यहाँ पे बहुत सारी अनासिर ऐसे हैं, वो कोई भी गेम हो, चाहे हॉकी की गेम हो, हॉकी में अभी हमने देखा कि 4 ऐसे प्लेयर थे जिनको पहले मदऊ किया गया और बाद में उनको कैंप के बाद वापस भेज दिया गया क्योंकि दूसरे प्लेयर्स की जगह उनकी बुला लिया गया था। पाकिस्तान हॉकी और पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान में हमेशा सिफारिशी कल्चर जो है ना, ये सिफारिशी कल्चर और दोस्ती कल्चर, ये दो मैं मुस्तफा आपके पास आता हूं, ज़हर पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एक और क्वेश्चन मैं आपसे इस पे करना चाह रहा हूं। जी ज़हर भाई, ये है कि इसके अंदर जो है सिर्फ आकिब जावेद जिम्मेदार नहीं है, उनके साथ जो लोग हैं वो खामोशी क्यों अख्तियार करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कुछ अरसे पहले यूसुफ ने एहसान अली के बारे में कहा कि ये कौन है, और तौसीफ अहमद जबकि कराची के कोच रह चुके हैं, और एहसान अली के बारे में A to Z सब कुछ जानते हैं। और एहसान अली ने कंटिन्यू 3 सेंचुरी भी फर्स्ट क्लास के अंदर की, आउट क्लास परफॉर्मेंस थी, वो तो इंजरी की वजह से बाहर हो गया और वो बिल्कुल खामोश बैठे थे तौसीफ अहमद, ठीक है। इसी तरीके से लोग अपनी नौकरियां पक्की करते हैं और बोलते
बोलते नहीं है कुछ भी। ठीक है, अच्छा मुस्तफा, मैं इस वक्त ब्रेक लेता हूं, जब वापस आता हूं जरा मैं इसको यहीं से आपके साथ कंटिन्यू करूंगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक, बात करेंगे कि जो डिजर्विंग प्लेयर हैं उनको क्यों मौका नहीं मिल पाता, और फिर मोहम्मद वसीम ने एक स्टेटमेंट दिया है, इसको भी जरा डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान क्रिकेट को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इंडिया की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब जा रही है, और ना सिर्फ वो आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 पे मुश्तमिल सीरीज़ हार गए, बल्कि साथ साथ इंग्लैंड के खिलाफ भी इनको वाइट वॉश हो गया, और अब 3 एक रोज़ा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ होगा, जिसमें रोहित शर्मा, बुमराह और विराट कोहली जैसे प्लेयर की जो है वो वापसी हो रही है। मुस्तफा, क्या लगता है आपको कि जो T20 सीरीज़ हारे, आयरलैंड से हारे, इंग्लैंड से हारे, उसके बाद वनडे में इंडिया की टीम इस सीरीज़ को रिवेंज गेम के तौर पर लेगी, क्योंकि बुमराह भी वापस आ रहे हैं, कोहली भी वापस आ रहे हैं, रोहित शर्मा भी वापस आ रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया के जिस तरह क्रिकेट हाइप कर चुकी थी, हाइप क्रिएट कर चुकी थी, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, इंडिया ने वो टूर्नामेंट जीतना है। लेकिन कुछ लोग इस पे बात करें कि ये सिर्फ टूर्नामेंट एशिया में था या इंडिया में था तो इंडिया जीत जाती है, तो ऐसी मेरे ख्याल से बात मैं नहीं इसको मानता, क्योंकि इंडिया की टीम नो डाउट दुनिया की नंबर 1 टीम बन चुकी थी, अनलेस एंड अनटिल इनके कोच जो हैं वो जिस तरह का उनका एटीट्यूड है, ये बिहेवियर है टुवर्ड्स प्लेयर, और जैसे मेरे ख्याल से उनका जो प्लेयर्स के साथ ताल्लुक है एक, उस तरह नहीं बन पाया। नए प्लेयर्स के आने के बाद वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, जिस तरह फिर आईपीएल की बेस पर इन्होंने सिलेक्शन की, जिस तरह हमने देखा कि 15 साल का नौजवान लड़का उसको डेब्यू करा दिया, और फिर पहली सीरीज में उसको ये मेरे ख्याल से इस तरह कॉन्फिडेंस लूज करवाया, उसको डेब्यू करवाया और फिर 1-2 मैच बाद ड्रॉप कर दिया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 1-2 सीरीज हारने के बाद हम ये कहेंगे इंडिया की टीम जो है वो वैसी नहीं रही, या वर्ल्ड चैंपियन नहीं रही, या नंबर 1 टीम नहीं रही। अभी भी बहुत बेहतर टीम है इंडिया की टीम, और जिस तरह आपने नाम बताया कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और बुमराह जो है वो वनडे टीम को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, तो इंडिया की टीम नो डाउट चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, साउथ अफ्रीका हो, उनको हराने की भरपूर सलाहियत रखती है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त भी अगर हम बात करें कि 6 T20 के साथ T20 हारने के बाद भी इंडिया की टीम कमज़ोर पड़ गई है, तो मेरे ख्याल से ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इंडिया की टीम एक जीत चाहिए और उसके बाद वो तसलसल जो है वो बरकरार रहेगा। ये भी देखें कि हम कितने लेकिन हम मुस्तफा जरा मैं ज़हीर भाई से भी लेता हूं, जिस तरह भी 15 साल के बच्चे की बात की, आपको नहीं लगता, क्योंकि आप तो खुद जो अपनी डिपार्टमेंट की सिलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, कि वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के टूर पे बेंच किया गया और इंग्लैंड के खिलाफ उनको खिला दिया गया? अगर आयरलैंड जैसी थोड़ी सी निस्बतन कमजोर टीम के खिलाफ खिलाते तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता और इंग्लैंड में वो कॉन्फिडेंस काम भी आता। तेंदुलकर भी तो आपको याद होगा कि 15 साल की एज के अंदर ही खेले थे और पाकिस्तान के अंदर उनका डेब्यू हुआ था। अब्दुल कादर को निकल के छक्के मारे थे, वो बच्चा समझ रहे थे उनको। तो मैं नहीं समझता क्रिकेट के अंदर कोई एज कोई मायने नहीं रखती है। अगर टैलेंट है और उसने ऑलरेडी आईपीएल में परफॉर्मेंस क्या दी हुई थी और इतने सारे अच्छी टीम बॉलर्स के खिलाफ, तो उसको सही चांस मिला था। कोई ऐसी बात नहीं। आयरलैंड के खिलाफ अगर खिलाते तो ज्यादा बेहतर नहीं था? गावस्कर ने भी कहा कि आयरलैंड के खिलाफ उनको खिलाते तो ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस बढ़ सकता था। मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद था, कप्तान को, कोच को, उनकी मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा एतमाद था कि ये शायद जो है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देंगे। मगर ठीक है, क्रिकेट हो गया, इंडिया की टीम फिर भी बड़ी टीम है, वो कमबैक कर लेगी किसी ना किसी। ठीक है, वनडे सीरीज को किस तरह देखते हैं? जिस तरह मैंने कहा कि 3 प्लेयर आ रहे हैं और एक जो ड्रॉबैक हुआ उनको ये हुआ कि वरुण चक्रवर्ती अपनी इंजरी की वजह से बाहर हो गए और बिश्नोई को उनकी जगह शामिल किया गया है, जो T20 स्क्वाड का हिस्सा थे, उनको फिर वनडे में रिटेन किया गया है। अगर कंपैरिजन करते हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया वनडे स्क्वाड को, तो आपके ख्याल में किसको एज हासिल है, किसको एडवांटेज हासिल है? मेरे ख्याल से मैं इंग्लैंड, क्योंकि होम सीरीज़ खेल रहा है और इंग्लैंड जो है, इंडिया जो है वो अवे सीरीज़ खेल रहा है, लेकिन उसके बावजूद बड़ा कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि T20 की तरह वन साइडेड इंग्लैंड जीत जाएगा या इंडिया जीत जाएगा। इंडिया के जो मेन प्लेयर हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह के आने से इंडिया का बॉलिंग लाइनअप बेहतर होगा। बैटिंग में विराट कोहली नो डाउट वन ऑफ द लेजेंड्स, और फिर रोहित शर्मा के आने से इंडिया की बैटिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। T20 में गलतियां हुई उनसे, मैं कहूँगा शायद तजर्बे कर रहे थे, नए प्लेयर्स को चांस दे रहे थे, या शायद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए आयरलैंड को लेकर कि आयरलैंड शायद उस तरह परफॉर्मेंस ना दिखा पाए जैसे इंडिया एक्सपेक्ट करता। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ही, इसमें सारा क्रेडिट जो दूंगा वो मैं आयरलैंड को दूंगा। फिर इंग्लैंड की टीम जो है बड़ा मुस्बत खेल रही है। T20 में देखें 250 रन भी बना रहा है, फिर इंडिया को 76 रन पे भी आउट कर रहा है। और अगर देखा जाए तो उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, हालांकि उनके भी बॉलिंग लाइनअप में उतना कोई नाम जाना पहचाना नहीं है। आर्चर जो है वो काफ़ी अच्छे टीम कर, लेकिन उसके अलावा जो
प्लेयर्स हैं उनके इतना कोई मुसलसल उनकी टीम का हिस्सा नहीं है। आदिल रशीद जो है वो मुसलसल टीम के साथ खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी निस्बतन तजर्बेकारी के लिहाज से देखा जाए तो टीम इतनी मजबूत नहीं थी। उसके बावजूद इंग्लैंड ने अपनी बैटिंग के बलबूते पर इंडिया को शिकस्त दी। और इंडिया की अगर हम बात करें तो कप्तानी का इशू चल रहा है, इंडिया में बातें चल रही हैं कि आखिर क्यों कप्तानी ली गई, जब एक प्लेयर ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाया, वर्ल्ड कप जितवाया, उसके बावजूद कप्तानी ले ली गई। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी टीम में कहीं ना कहीं दो ग्रुप बन चुके हैं। जो एक ग्रुप है वो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेलना बेहतर समझ जाता है, दूसरा ग्रुप जो है वो नया ग्रुप है। और हमने देखा कि सोशल मीडिया पर अगर हम आप देखें तो जो उनके प्लेयर है तिलक वर्मा, उनके खिलाफ भी काफ़ी बातें थी कि वो ग्रुपिंग में शामिल हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अगर इंडिया की टीम को पूरे समअप किया जाए तो अभी भी मैं उसको एज दूंगा वनडे सीरीज के लिए भी, क्योंकि उनके मेन प्लेयर जो है वो वापस आ रहे हैं और इंडिया इन प्लेयर्स के साथ जब मैदान में उतरेगा तो एक मुख्तलिफ टीम नजर आएगी। आपको क्या लग रहा है सीरीज में, वनडे सीरीज में, कि इंडिया कमबैक करेगा या जो पिछले जो T20 में 2 आयरलैंड 4 T20 मैचेस इंग्लैंड में शिकस्त हुई है, इसका उसके जहन पे एक तासुर रहेगा? देखिए, अभी जो इन्होंने बात कही बिल्कुल ठीक कही, और आपने भी ये बात कही कि जो इंडिया के जो खिलाड़ी आ रहे हैं उससे है बड़ी सपोर्ट मिलेगी इंडिया को। और मैं समझता हूँ इंडिया जो है आपको अलग चेंज नजर आएगी इंडिया की टीम, और इंडिया की टीम जीत सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है इंडिया की। तो 3 एक रोजा मैचेस पे मुश्तमिल सीरीज है, आपके ख्याल में कौन सी टीम? मेरे ख्याल में इंडिया जीतेगी। इंडिया। मुस्तफा, आप भी इससे एग्री करेंगे इंडिया जीतेगी सीरीज? ये 2-1 लगता है, मुझे लगता है इंडिया 2-1 जीतेगा। ऑलराइट। अच्छा मुस्तफा, मुझे ब्रेक पे आने लगे जाने से पहले फुटबॉल पे भी आपकी बड़ी गहरी निगाह है। स्पेन वर्सेस फ्रांस है सेमीफाइनल है, अर्जेंटाइन वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल है। जरा क्विकली मुझे बता दिएगा किसको एडवांटेज दे रहे हैं, किसको आप जीतता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल है, और मुझे लगता है मेरे नाकिस राय उसके, लेकिन उसमें यह है कि स्पेन की टीम जो है जिसको जरा उसका डिफेंस है, अभी तक पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है। मुझे लगता है स्पेन थोड़ी फेवरेट है। स्पेन थोड़ी फेवरेट है, और साथ साथ स्पेन को नहीं भूलना चाहिए कि स्पेन जो है वो यूरो कप के अंदर सेमीफाइनल में ही फ्रांस को जो है बाहर कर चुकी है, नेशंस लीग में जो है सेमीफाइनल से बाहर कर चुकी है। तो अब जिस तरह लायमिल जो है स्पेन के खिलाड़ी, उन्होंने कहा फ्रांस के पास मौका है तो तीसरी मर्तबा वो फाइनल में पहुंच जाए, या तीसरी मर्तबा जो है वो सेमीफाइनल से हमारे हाथों बाहर हो गए जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। इसके साथ साथ अर्जेंटाइन और इंग्लैंड में भी अगर हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो इंग्लैंड का पलड़ा जो है वो अर्जेंटाइन से ज्यादा भारी नजर आता है। तो बड़ा जबरदस्त दोनों सेमीफाइनल होने की उम्मीद है। लेकिन ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 1992 के बाद ये पहला मौका ऐसा है कि चारों टॉप की टीम है, जो टॉप सीडेड टीम है, वो चारों की चारों जो है वो सेमीफाइनल की लाइनअप में पहुंची हैं। ब्रेक लेके वापस आएंगे, बात करेंगे मजीद क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से। मुस्तफा हमारे साथ वीडियो लिंक पे और जहीर भाई हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। मुस्तफा, हम डेटा और सिलेक्टर्स की बात कर रहे थे। आकिब जावेद साहब एक बात कुछ कहते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन उस बात को मुकर जाते हैं। एक दिन पहले उन्होंने टीवी पे बैठ के ये बात कही कि पाकिस्तान क्रिकेट इसलिए नीचे गई है कि मार्च 2009 में पाकिस्तान टीम पर हमला हुआ। और फिर मैं इस बात का बहुत सख्त मुखालिफ हूं कि आप नाम लेके किसी का बात करें, किसी को नाम लेके आप टारगेट करें। उन्होंने नाम लेके कहा कि सलमान बट, आसिफ और आमिर की फिक्सिंग की वजह से पाकिस्तान की टीम जो है वो आज तक अपने पांव पे दोबारा नहीं खड़ी हो सकी है। एक दिन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पॉडकास्ट है उसमें माइक हसन का इंटरव्यू सलमान बट कर रहे हैं, अगले दिन आकिब जावेद का इंटरव्यू कर रहे हैं, बाबर आजम का इंटरव्यू कर रहे हैं, और अब मिसबाह का इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आकिब जावेद की बातों में तो इस हद तक जो है वो गहराई है और गहराई है कि उनकी बातों की कोई अहमियत मुझे तो नजर आती नहीं है। दूसरी तरफ जब डाटा में अगर टीम बन रही है तो इतने सारे नाम हमने आपको गिनवा दिए। मोहम्मद वसीम का एक स्टेटमेंट आया, और उस स्टेटमेंट को इसलिए सीरियस लेना चाहिए कि मोहम्मद वसीम को एक सिर्फ मामूली टेस्ट क्रिकेटर नहीं है, वो चीफ सिलेक्टर रहे हैं, विमेंस क्रिकेट के साथ रहे हैं, रीजन के कोच रहे हैं, डिपार्टमेंट के हेड कोच रहे हैं, बैटिंग कंसल्टेंट रहे हैं। हर ओहदे का मजा उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे चखा है। और अगर वो ये बात कर रहे हैं कि शाहनवाज धानी को क्रिकेट खेलनी है तो उनको लाहौर शिफ्ट हो जाना चाहिए, एक बहुत सीरियस, एक अलार्मिंग साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सबसे पहले हम आकिब जावेद की बात करते हैं। तो आकिब जावेद की उन्होंने बात की कि सलमान बट जो हैं वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया
तो ये पाकिस्तान क्रिकेट है, इसमें आप कुछ अर्से बाद देखेंगे हो सकता है सलमान बट जो है वो एंटी करप्शन के हेड भी लग जाए पाकिस्तान टीम में। ये कोई, मुझे नहीं लगता इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होगी मेरे लिए कि आमिर हो जाए या आसिफ हो जाए या सलमान बट हो जाए, ये एंटी करप्शन का हिस्सा बन जाए टीम का और मेंबर बन जाए या हेड बन जाए। इनको कहा जाए कि आपने लड़कों को देखने के करप्शन कहाँ पे होती है, क्या होती है, लेक्चर इवन देने हैं। तो पाकिस्तान टीम में तो ये अलमिया है और ये रहेगा, ये ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज क्या है, कौन कल क्या होगा, आज कहते हैं कि हम उनके साथ ही बैठना, कल उन्हीं के साथ बैठ के इंटरव्यू करते हैं। तो ये देखें, मोहम्मद हफीज़ की एग्जांपल है, उन्होंने कहा था जब अगर सलमान बट या आमिर टीम में वापस आए तो मैं खेलूंगा नहीं, लेकिन बाद में देखा कि वही पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे, एक साथ खेले थे और एक साथ दोनों ने मैचेस भी खेले। तो ये पाकिस्तान, देखिए मुस्तफा, मैं सलमान बट के खिलाफ नहीं हूं, मैं बड़ा कैटेगोरिकली बात कर रहा हूं कि अगर उन्होंने माफी मांग ली, क्रिकेट बोर्ड ने उनको माफ कर दिया, उन्होंने सजा पूरी कर ली, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूं आकिब जावेद को उनका नाम नहीं लेना चाहिए था। और एक तरफ अगर नाम ले रहे हैं तो फिर पीसीबी की उनको फेस नहीं बनाना चाहिए था कि आपका चीफ सेलेक्टर, आपका एनसीए का डायरेक्टर जो है, मुख्तलिफ ओहदों पे आकिब जावेद मौजूद है, वो नाम ले रहे हैं और उसके बाद वो पीसीबी का फेस बना रहे हैं। और दूसरी तरफ मोहम्मद वसीम के स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे कि बहुत सीरियस उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है। देखिए मोहम्मद वसीम की बात बिल्कुल मैं कहूँगा कि एक इशारा दे रहे हैं कि लाहौर कलंदर, जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान टीम में हमेशा वो प्लेयर आता है जो लाहौर कलंदर से खेलता है, वो ये एक मैसेज भी है। हम इससे पहले खुद देखते थे, अब तो कैटेगोरिकली बोल दिया गया है कि भाई आपने लाहौर शिफ्ट होना है। देखिए ये चीज़ें अगर आपने लाहौर है तो बाकी प्लेयर्स का क्या कसूर है जो कराची में खेल रहे होते हैं या हैदराबाद में सिंध की टीम से खेलते हैं। जैसे आपने नाम लिए, जितने भी नाम लिए आपने कराची के प्लेयर्स के हैं, और सरफराज अहमद हो गए या जितने भी कराची के प्लेयर्स हो गए, वो हमेशा इस बात का इजहार करते रहे कि कराची के साथ ज्यादती हुई है और कराची के प्लेयर्स को उस तरह के मौके नहीं दिए गए, या कोई भी प्लेयर हो जिसका ताल्लुक कराची से हो, जिसका बैकग्राउंड कराची से हो, उनको फोकियत नहीं दी जाती, बल्कि कोई भी ऐसा प्लेयर लाहौर से हो। बिस्मिल्लाह खान रन्स के अंबार लगा लगा के थक गया बलूचिस्तान के खित्ते से, उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा साद खान की मैंने बात की, साद अली की इन्होंने बात की, साद खान है, मोहम्मद सुलेमान है, हैदराबाद के प्लेयर हैं, कितने रन इन्होंने स्कोर किए हैं, और भावलपुर के प्लेयर हैं, वो कितने रन स्कोर कर रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। देखिए बात वही है कि मैं एट द एंड ऑफ द डे यही कहूंगा कि पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन वही होती है, उसी की होती है जिसके या सोशल मीडिया अच्छा है, सोशल मीडिया की बुनियाद पे हम देखते हैं कि टीम में वापसी भी होती है, टीम में कमबैक होता है, बगैर ठीक है। मैं जरा ज़हीर भाई से भी ले लूं। ज़हीर भाई आप क्या समझते हैं? आपने पूरी गुफ्तगू सुन ली और मुस्तफा से मैंने इसलिए पूछा क्योंकि स्पोर्ट्स की बीट ये करते हैं तो इनको ज्यादा इस बारे में पता है, लेकिन आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। वसीम का स्टेटमेंट कितना सीरियस आप इसको लेंगे? मेरा ख्याल है कि शायद अगर हम इसको थोड़ा दूसरे एंड पर देखें तो हो सकता है शायद वसीम ने इसलिए कहा हो कि ताकि लाहौर में से वो क्रिकेट खेलें, ताकि एनसीए के अंदर रहेंगे तो नजरों में रहेंगे और वहाँ पे अपनी फिटनेस के ऊपर जो है ज्यादा जोर देंगे। क्योंकि इस तरह जो आपकी बात को अगर मैं मानता हूं तो फिर पूरे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को लाहौर शिफ्ट हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने आमिर जमाल की मिसाल भी दी कि वो पिंडी का प्लेयर देखें लाहौर गया और पाकिस्तान टीम में आ गया। आप देखें बात यह है कि आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी इस वक्त लाहौर ही जो है नंबर 1 है, बाकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वो सहूलत ही नहीं है जो या वहाँ पर है, तो या तो बाकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सहूलत दें वो वाली और वहाँ उसको भी फिर जो है मॉनिटर करें। तो इस मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद इसी वजह से, क्योंकि आप बाबर आजम की मिसाल ले लें, बाबर आजम को अंडर 19 से कप्तान बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब भी अगर वो कप्तान नहीं बन सकता है तो फिर तो मेरे ख्याल है वो बनाने वालों की नाअहली है, अब तो मैच्योर हो जाना चाहिए और उसको अच्छा कप्तान बनना चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच ज़हीर भाई हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच साथ मौजूद थे। आज के शो को आप दोनों ने अपनी मौजूदगी से रौनक बख्शी। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।